डूबते सूरज की रोशनी से आकाश जगमगा रहा था। मधुवन सिटी के बाहर सेमीकान इंडिया समिट पर एक पत्थर की मेज और एक पत्थर की बेंच थी, जहां एक युवा जोड़ा एक साथ बैठा हुआ था। युवक दुबला पतला था, उसका रंग पीला था, लेकिन वह देखने में आकर्षक था। इसी बीच उस युवती ने शुद्ध सफेद पोशाक पहन रखी थी। उसकी त्वचा जेड की तरह चिकनी थी और वह देखने में बेहद खूबसूरत थी। युवती का सिर युवक के कंधों पर टिका हुआ था। ढलते सूरज की रोशनी में नहाए हुए वे बिल्कुल आदर्श प्रेमी लग रहे थे। हाँ यार, काश हम हमेशा ऐसे ही साथ रह पाते, युवक ने कोमल स्वर में कहा। उसके चेहरे की मुस्कान उसकी खुशी को दर्शा रही थी। भाई दक्ष, बिल्कुल कर सकते हैं। हमने तो कहा था कि हम जीवन भर साथ रहेंगे। युवती के चेहरे पर प्रसन्न मुस्कान आ गई। युवक का नाम दक्ष था, जबकि लड़की का नाम मायरा था। मायरा के चेहरे पर मुस्कान देखकर दक्ष की निगाहें और भी कोमल हो गईं। उसने उसका कोमल हाथ थामते हुए कहा, मायरा, हालांकि मेरी नसों में रुकावट के कारण मैं अभी अपनी आवश्यक ऊर्जा एकत्रित नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन अगर मेरी रक्त नस जागृत हो जाए तो वरिष्ठ परिषद मेरे लिए कुछ औषधियां खरीदेंगे और मेरी नसों को सुगम बनाएंगे। तब मैं साधना कर पाऊंगा। मैं निश्चित रूप से एक शक्तिशाली योद्धा बनूंगा और जीवन भर तुम्हारी रक्षा करूंगा। धन्यवाद भाई दक्ष। मायरा की आंखों में भावुकता झलक रही थी जब उसने कहा, भाई दक्ष, क्या वाकई किसी नाड़ी परीक्षक ने पता लगाया है कि आपको अपने पिता की रक्त नाड़ियां विरासत में मिली हैं? हाँ यार, इसीलिए भविष्य में तुम्हारा आदमी एक शक्तिशाली व्यक्तित्व बनेगा। दक्ष के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। मायरा ने पत्थर की मेज पर रखा एक प्याला उठाते हुए कोमल मुस्कान बिखेरी। प्याला प्रसिद्ध ब्लड ऑर्किड वाइन से भरा हुआ था, जिससे हल्की सुगंध आ रही थी। उसने झट से दक्ष के गालों पर चुंबन किया और कप उठाते हुए शर्मा गई। आओ भाई दक्ष, ये मायरा की तरफ से है। दक्ष ने प्याला लिया और कहा, मायरा, तुमने मुझे हर दिन ब्लड ऑर्किड वाइन का एक गिलास पिलाया है। मैं सचमुच तुम्हारा साथ पाकर बहुत आभारी हूं। जैसे ही उसने अपना वाक्य समाप्त किया, उसने प्याला उठाया और उसे एक ही बार में पूरा पी गया। शराब की सुगंध उसकी जीभ पर ठहर गई और दक्ष का दिल शराब के स्वाद जितना ही मीठा महसूस कर रहा था। लेकिन अगले ही पल उसे लगा जैसे दुनिया घूम रही हो। मायरा, मुझे इतनी कमजोरी क्यों महसूस हो रही है? तुम्हारी शराब। दक्ष ने पत्थर की मेज को पकड़ रखा था और मायरा की ओर देख रहा था, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके चेहरे पर थोड़ी सी उदासी झलक रही थी। हा, दक्ष, मायरा ने तुम्हारे साथ 3 साल सिर्फ तुम्हारी नसों को मजबूत करने के लिए बिताए थे। अब जब हम इस मुकाम पर पहुंच गए हैं, तो क्या यह सही समय नहीं है कि तुम भी अपनी रक्त नसों से योगदान दो? उसी क्षण एक अधेड़ उम्र का आदमी एक कोने से निकला। वह मायरा के पिता थे। गड़गड़ाहट। वह आवाज दक्ष के दिमाग में गूंज उठी, मानो अचानक कोई बिजली गिर गई हो। मायरा। दक्ष ने अविश्वास भरी निगाहों से मायरा की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में केवल ठंडी उदासीनता ही थी। मैं तुमसे इतना प्यार क्यों करता हूं? मामरा की ठंडी निगाहें तेज चाकू की तरह दक्ष के दिल में चुभ गईं। उसने जोर से चीख मारी और मायरा की ओर झपटा। दुर्भाग्य से मायरा को बस एक छोटा सा कदम पीछे लेना पड़ा और वह फर्श पर गिर गया। रहस्यमयी तलवार विद्यालय के युवराज ने 6 वर्ष की आयु में साधना शुरू की। उन्होंने 2 दिव्य नाड़ियों को खोलकर आधे वर्ष में ही योद्धा क्षेत्र में प्रवेश कर लिया और फिर 9 वर्ष की आयु में स्वामी क्षेत्र में पहुंच गए। वे अब 16 वर्ष के हैं और रहस्यमयी तलवार विद्यालय के 4 महान प्रतिभाओं में से एक है। तुम्हारा क्या? एक दुर्बल शरीर जिसकी नाड़ियां अवरुद्ध है। सीधे शब्दों में कहो तो तुम बिल्कुल बेकार हो। भले ही तुम अपनी रक्त नाड़ियों को जागृत कर लो, फिर भी तुम बेकार ही रहोगे। क्या तुम्हारी तुलना युवराज से की जा सकती है?
उसके पिता गंधार परिवार के मुखिया थे, जबकि मायरा गंधार परिवार की प्रथम शाखा की मुखिया की बेटी थी। वे दोनों एक ही परिवार की अलग अलग शाखाओं से थे। साथ पले बढ़े होने के कारण वे बचपन के दोस्त थे। ये कहा जा सकता है कि वे अटूट थे और उन्होंने निजी तौर पर एक दूसरे से प्रेम का वादा भी किया था और एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुना था। दक्ष को ये उम्मीद नहीं थी कि मायरा और प्रथम शाखा के एल्डर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उसकी रक्त नलिकाओं को छीन लेंगे। शक्ति, ये सब इसलिए है क्योंकि मेरे पास पर्याप्त शक्ति नहीं है। अगर मैं असाधारण रूप से प्रतिभाशाली और शक्तिशाली होती तो क्या वे मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत करते? दक्ष ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसकी आंखें लाल हो गई थीं। कचरा। मायरा ने उसे इसी नाम से पुकारा था। 3 दिन पहले कहे गए उसके शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। चीन चीन। उसी क्षण उसका दरवाजा खुल गया और एक नाजुक अधेड़ उम्र की महिला अंदर आई। दक्ष को बिस्तर पर देखकर उसने चिंता से पूछा, विराज, क्या तुम्हें फिर से बुरा सपना आया? ये खूबसूरत महिला दक्ष की मां अनायरा थी। 3 दिन पहले अनायरा ने दक्ष की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए उसकी तलाश की। अगर वह ना होता तो दक्ष की जान बच जाती। 6 साल पहले जब विराज के पिता की यात्रा के दौरान हत्या की खबर फैली थी, तब से दक्ष और उसकी मां एक दूसरे पर निर्भर थे। मायरा ने अनायरा को निहारते हुए कहा। उसकी आंखों में कोमलता आ गई। मां, मैं ठीक हूं, ये बस एक सपना था, उसने कहा। दक्ष का पीला पड़ा चेहरा देखकर अनायरा उसके बिस्तर के पास बैठ गई। दक्ष के माथे को छूते हुए उसने दुखी स्वर में कहा, 3 दिन हो गए। तुम हर दिन चिल्लाते रहे हो कि मायरा ने तुम्हें चोट पहुंचाई है। दक्ष, आखिर हुआ क्या? क्या मायरा ही तुम्हारी चोटों का कारण है? मां, कुछ नहीं हुआ, आपने मेरी बात गलत सुन ली, दक्ष ने कहा। दक्ष ने अनायरा को ये नहीं बताया कि ये सब मायरा और प्रथम शाखा के वरिष्ठ ने किया था, क्योंकि अनायरा मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं करती थी। उसे बताने से उसे ही नुकसान होता। अनायरा एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर बोली, दक्ष, अब तुम दूसरों के सामने मायरा को उसके नाम से नहीं पुकार सकती। 2 दिन पहले ही उसने 5वें स्तर की रक्त नलिकाएं जागृत की है और एक दिव्य नलिका भी खोली है। उसे एल्डर काउंसिल से स्वीकृति मिल चुकी है। 2 महीने बाद होने वाली सभा में वह गंधार परिवार की मुखिया बनेगी और परिवार का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगी। अगर तुम परिवार की मुखिया को उसके नाम से पुकारोगी तो लोग तुम्हें अपमानजनक कहेंगे। क्या मायरा गंधार परिवार पर नियंत्रण चाहती है? वो तो सीटी बजाकर ही इसे हासिल कर सकती है। दक्ष ने गुस्से में धीमी सी चीख मारी। उसकी आंखों में खून दौड़ गया। उसने अपने जबड़े को इतनी जोर से पीसा कि उसमें से चरमराहट की आवाज आने लगी। दबाव के कारण उसके दांत चटकने लगे और ताजा खून बहने लगा। दक्ष के पिता की हत्या की खबर फैलने के बाद गंधार परिवार को प्रथम शाखा के मुखिया के नेतृत्व में सौंप दिया गया था। 6 वर्षों तक किसी नए मुखिया की नियुक्ति नहीं हुई थी। दक्ष को उस हालत में देखकर अनायरा बुरी तरह डर गई। उसने दक्ष का सिर गले लगा लिया और लगातार आंसू बहने लगे। दक्ष, मुझे इस तरह मत डराओ। मैं तुम्हारे पिता को खो चुकी हूं, मैं तुम्हें भी नहीं खो सकती, उसने कहा। पिताजी, आप कहाँ हैं? दक्ष को विश्वास है कि आप नहीं मरेंगे। अब मैं इतना शक्तिहीन हो गया हूं कि परिवार के मुखिया का पद भी सुरक्षित नहीं कर सकता। दक्ष ने अपने गले में लटके एक पेंडेंट को कसकर पकड़ रखा था। अत्यधिक बल लगाने के कारण उसके नाखून उसकी त्वचा में धंस गए और लगातार खून बहने लगा। फली के आकार का यह लटकन पीतल का बना था। दक्ष के पिता ने अपनी मृत्यु से पहले किसी को यह लटकन दक्ष तक पहुंचाने का जिम्मा सौंपा था। इन 6 वर्षों में दक्ष ने इसे हमेशा अपने पास रखा था। उसकी हथेलियों से रिसता हुआ खून पीतल के लटकन पर बह गया।
भनभनाहट। अचानक पीतल का पेंडेंट कांपने लगा और अत्यधिक गर्म हो गया। दक्ष के कुछ प्रतिक्रिया करने से पहले ही कंपन के कारण पीतल का लटकन चूर्ण में बदल गया। चूर्ण उसकी हथेली पर गिरा और हथेली में प्रवेश करते ही गायब हो गया। फिर दक्ष ने अपने हाथों की हथेलियों से लेकर बाहों तक ऊर्जा का एक तीव्र प्रवाह महसूस किया, जो लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहा। कुछ देर बाद यह उसकी भौहों के बीच आकर रुक गया। नौवा ड्रैगन कभी नहीं मरता, रक्त नाड़ी का पुनर्जन्म होगा। अचानक दक्ष के दिमाग में एक कान फाड़ देने वाली गर्जना गूंजी, जिससे उसका सिर तब तक हिलता रहा जब तक कि वह भनभना नहीं गया। नौवा ड्रैगन कभी नहीं मरता, रक्त नाड़ी का पुनर्जन्म होगा। नौवा ड्रैगन कभी नहीं मरता, रक्त नाड़ी का पुनर्जन्म होगा। दक्ष के सिर में लगातार गर्जना गूंज रही थी। कुछ देर बाद उसके माथे से लेकर रीढ़ की हड्डी तक एक तीव्र गर्मी की लहर दौड़ गई। अगले ही पल गर्जना बंद हो गई, लेकिन जैसे जैसे उसका शरीर गर्म होने लगा, उसकी रीढ़ की हड्डी को खुजली जैसी सनसनी फैल गई। क्या हो रहा है? दक्ष को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसी क्षण उसकी रीढ़ की हड्डी में खुजली और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था मानो वहां कुछ धीरे धीरे बढ़ रहा हो। दक्ष, क्या तुम ठीक हो? कृपया मुझे डराओ मत। दक्ष के शरीर में असामान्यताओं को भांपते हुए अनायरा और भी अधिक भयभीत और असहाय महसूस करने लगी। क्या रक्त नलिकाएं पुनर्जन्म लेंगी? क्या मेरी रक्त नलिकाएं सचमुच पुनर्जन्म ले सकती है? दक्ष असमंजस में पड़ गई। प्राचीन ग्रंथों में ऐसे अभिलेख मिलते हैं जिनमें कहा गया है कि किसी कारणवश कुछ ऐसे लोग जिनकी रक्तवाहिकाएं नष्ट हो गई थीं या क्षतिग्रस्त हो गई थीं, वे अपनी रक्तवाहिका को पुनर्जीवित करने और एक नई रक्तवाहिका विकसित करने में सक्षम थे। हालांकि पुनः विकसित हुई अधिकांश रक्तवाहिकाएं निम्न स्तर की थीं, जिसका अर्थ ये था कि वे बहुत उपयोगी नहीं थीं। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या और भी कम थी जो स्वयं को पुनर्निर्मित करने और राख से फीनिक्स पक्षी के पुनर्जन्म की तरह परम रक्त नलिकाओं को जागृत करने में सक्षम होंगे। हालांकि ऐसा होने की संभावना लगभग शून्य थी। पुराने अभिलेखों के आधार पर प्राचीन काल से लेकर अब तक ऐसा होने के कुछ ही मामले सामने आए हैं। दक्ष ने कभी अपने अतीत को तोड़कर परम रक्त नाड़ी को जागृत करने के बारे में सोचा भी नहीं। आखिरकार ऐसा होने की संभावना बहुत कम थी। अगर वह किसी रक्त नाड़ी को जागृत कर पाता तो वह परम आनंद से भर उठता। रक्त नाड़ी की सहायता से वह मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकेगा और अपना भाग्य स्वयं बदल सकेगा। उसी क्षण उसके शरीर पर मौजूद असामान्यता धीरे धीरे गायब हो गई। माँ, मैं ठीक हूं। दक्ष मुस्कुराया। आप क्या कर रहे हैं? ये प्रभु का निवास स्थान है, आप यूं ही अंदर नहीं घुस सकते। अचानक बाहर से एक कोमल आवाज सुनाई दी। दक्ष ने पहचान लिया कि यह अनायरा की नौकरानी गुंजन की आवाज थी। थप्पड़, भाग जाओ। एक अप्रिय चीख सुनाई दी, जिसके बाद थप्पड़ मारने की आवाज आई। तभी एक उदास दिखने वाला युवक कमरे में दाखिल हुआ। महामहिम स्वामी जी, लगभग 16 वर्ष की एक लड़की कमरे में दाखिल हुई। उसका चेहरा लाल और सूजा हुआ था और उस पर हथेली का निशान था। वह गुंजन थी। तुम हो सत्या, तुम्हें क्या चाहिए? दक्ष उठते हुए शांत स्वर में चिल्लाया। अक्षत का नाम सत्या था, जो मायरा का बड़ा भाई था। वह 16 वर्ष का था, अपनी बहन से 1 वर्ष बड़ा। सत्या की आंखों में हैरानी की एक झलक दिखी जब उसने दक्ष को देखा, मानो उसे आश्चर्य हुआ हो कि दक्ष अप्रत्याशित रूप से अभी भी जीवित है। फिर उसने व्यंग्य करते हुए कहा, क्या बढ़िया समय है दक्ष। मेरी बहन मायरा गंधार परिवार का नेतृत्व करेगी और स्वामी निवास में रहने लगेगी। इसलिए 3 लोगों को अब यहां रहने का कोई अधिकार नहीं है। जल्दी करो और यहां से चले जाओ। अनायरा का चेहरा पीला पड़ गया। हालांकि वह जानती थी कि यह दिन आखिरकार आएगा, लेकिन उसे इतनी जल्दी होने की उम्मीद नहीं थी। सत्या, पेहू घायल हो गई है। हम 2 दिन बाद जब पेहू ठीक हो जाएगी
तब यहां से निकलेंगे, अनायरा ने उदास मुस्कान के साथ कहा। 2 दिन बाद आपको आज ही यहां से निकलना होगा। क्या आपको लगता है कि मुझे नहीं पता कि आप यहां अपना प्रवास लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं? सत्या ने उपहास किया। आज लेकिन पीहू घायल है, दिन काफी ढल चुका है। पीहू को एक